तिरंगा लहराया जा रहा है। वोटर गंगा किनारे वाला सीरीज में हम मौजूद हैं जिला मेरठ में, और ये तस्वीर बस देखते ही बनती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति की धुरी कहा जाता है मेरठ। हम सीधा लोगों से बात करते हैं और इस कार्यक्रम में जनता के क्या व्यूज हैं वो बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? जनता जनार्दन का दिन आ गया, अब कितना महत्वपूर्ण अवसर है। सबसे पहले तो सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। आप लोगों ने अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत की है वो जागरूकता के लिहाज से की है। क्या कहना चाहेंगे, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वोटर गंगा किनारे वाला क्या कहता है? सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर आज की तारीख में बहुत ही जागरूक है और वोटर यही चाहता है कि उस पार्टी को वोट दो जो सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार को हटाए, देश को निरंतर प्रगति के पथ पे ले जाए, नई नई सड़कें, रेल लाइनें, सब चीजें बना रही है, सुधार रही है। ऐसी पार्टी को हमें इसमें जाति और प्रत्याशी का ध्यान न देते हुए हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना है। और जोरदार तालियां हो जाएं आप लोग अपने लिए। लगातार इस तरह से तालियां बजाते रहिए और भारत माता के जयकारे लगाते रहिए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव का अवसर आ गया, 19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न सीटों पर चुनाव होने वाला है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। हालांकि मेरठ में मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतदाता के जहन में क्या चल रहा है? वोटर क्या सोच रहा है? गंगा किनारे वाला वोटर क्या सोच रहा है? हाँ जी, हर आदमी को हमें अपनी पार्टी के हिसाब से देखते हुए जात बिरादरी कुछ नहीं देखना है और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना है। पार्टी बिरादरी को जो जातिवाद की बात होती है वो नहीं देखना है। आप क्या समझते हैं? तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र हित में जो पार्टी काम करेगी उसके लिए मतदान होगा। इन सब के बावजूद ये भी जरूरी है कि हमें बाद में आत्मग्लानि ना हो कि हमने अगर वोट डाला होता तो हम अपने को नहीं कोसते। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जाति बिरादरी, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठ करके वोट करेंगे। हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, उधर चलेंगे। अभिषेक, और दिखाइए तस्वीरें। तालियां बजती रहनी चाहिए और जयकारा भी लगते रहना चाहिए, तिरंगा लहराते रहना चाहिए। और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि मतदाता कितने जोश में है, मतदाता कितना जागरूक है। आप लोग बिल्कुल तैयार हैं मत का अधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट की सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग करने के लिए। और महिलाएं क्या सोच रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मसला है, कानून व्यवस्था कितना बड़ा मसला है। और आप अपने देश के बारे में क्या सोचती हैं? अपने सांसद के बारे में क्या सोचती हैं? कैसा सांसद होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? और गंगा किनारे वाला वोटर क्या कहता है? हम यही सोचते हैं कि जो भी सांसद हो या जो भी वोटर में जीतता है वोटिंग में, वो अच्छा होना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए हमें उसको वोट देना चाहिए। सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगी? पहले के क्या हालात थे और वर्तमान में क्या हालात हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या तमाम आला नेता, खुद प्रधानमंत्री भी मेरठ आ चुके हैं, यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मसला बताया जा रहा है कि भाई पहले क्या हालात थे, पहले दंगे हुआ करते थे, कर्फ्यू लगा करता था, आज की तारीख में सब चंगा है। तो सब चंगा है इस वक्त या फिर बहुत सुधार की जरूरत है? और पहले से सुधार बहुत हो चुका है, लेकिन अगर और भी सुधार की जरूरत है अभी, क्योंकि कुछ अभी भी चीजें बाकी हैं जिनमें सुधार होना है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी सुधार हम चाहते हैं उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छा, आधी आबादी को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी पहल की, आरक्षण बिल पास हुआ, और ये कितनी बड़ी कवायद है? या महिलाओं के हाथ में कितनी बड़ी शक्ति आई है? और क्या ये इन चुनावों में मुद्दा है? प्रधानमंत्री जी जहां जा रहे हैं, महिलाएं उनको पटका पहनाते हुए नजर आ रही हैं और महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनको स्टेज पर बुलाया जा रहा है। तो वुमेन्स क्या फील कर रही हैं? आप लोग क्या सोचती हैं कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, किचन का बजट, ये भी मुद्दा है? या फिर देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, या तमाम अन्य मुद्दे? क्या जहन में चल रहा है महिलाओं के? महिलाओं की ओर से हर मुद्दा जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह ये है कि एक महिला एक पूरे घर को संभालती है, उसमें वो पुरुष भी है जो कमाने जाता है तो महंगाई को फेस करता है और बेरोजगारी को फेस करता है, उसमें उसके बच्चे भी हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज और बेरोजगारी को फेस करते हैं। तो एक महिला के ऊपर जो दारोमदार है वो बहुत बड़ा है। तो महिलाओं की एक्सपेक्टेशन जो सरकार से है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात की, तालियां हो जाए।
अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं टीवी सीरियल रामायण के राम मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं, वो भी रोड शो निकाल रहे हैं, पूरा मेरठ भ्रमण कर रहे हैं और एक दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी प्रत्याशी सुनीता वर्मा है, यहाँ की मेयर रह चुकी हैं। तो क्या लगता है मुकाबला कैसा है? बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, वो कहती है भाई हमने ब्राह्मण को उतार दिया, देवव्रत त्यागी को उतार दिया, तो सोशल इंजीनियरिंग जो 2007 में एक बार जो है फलीभूत हुई थी वो फिर से फ्रूटफुल साबित होगी। तो ये लड़ाई त्रिकोण नजर आ रही है, ये लड़ाई कैसी नजर आ रही है आप लोगों को? राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर आप जरा बताएं। आजकल की जनता के हिसाब से तो ये त्रिकोण बनना संभव नहीं है। राम लहर है वो हम सब जानते हैं, पर उस लहर का आधुनिकीकरण और उस लहर का औचित्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो तभी हमें लगता है कि जो रिजल्ट्स होंगे वो सभी के लिए सफल। टीवी सीरियल रामायण में राम की छवि से जीत जाएंगे अरुण गोविल, या फिर इनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी ग्राउंड पर? आज की जनता तो सिर्फ फैक्ट्स पे काम करती है। मुझे नहीं लगता कि टीवी सीरियल देख के आज की जो जागरूक जनता है वो वोट करेगी। आप काम करेंगे, आप जनता के पास जाएंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे तो वो आपको वोट करेगी। मोहल्ले में आए कि नहीं आए अभी अरुण गोविल जी? बुलाना पड़ेगा, अब आप लोग बुलाएंगे। वो क्या बात, जाएगी तो जरूर आएंगे। कर रहे हैं क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता का वक्त आ गया है। यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि मतदाता कितना उत्साहित है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो आपको लगता है कि हमें देश के नागरिक होने के नाते बहुत कुछ खुद भी पहल करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर द कंट्री? यस ऑफ कोर्स। अब गवर्नमेंट, आप बोल रहे हो कि जी पानी की कमी है, गवर्नमेंट बोल रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। खाने की कमी है, ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारे पास लैंड कम है, लोग ज्यादा है, गवर्नमेंट कह रही है अपने घर में खाना होगा। एटलीस्ट हम इतना तो अपना होम गार्डनिंग करें कि अपने परिवार को फीड कर सके एक टाइम का भी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अब सोलर पैनल्स भी जैसी चीजें आ गई हैं, आप वो भी लगाओ। इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि 10-15 साल में गवर्नमेंट पूरी इंडिया को पलट देगी, जो इतने सालों से होता हुआ आया है वो सारा एक बारी में रेक्टिफाई कर देगी। कुछ चीजें हमें भी करनी है। मैं जापान का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। वहां पे फुटबॉल मैचेस अगर हो रहे हैं तो वहां पे स्टेडियम में गवर्नमेंट आके नहीं बोल रही है कि अगर आपने कचरा फैलाया तो आप उठाओ। वो सिटीजन्स खुद सोचते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना स्टेडियम जो हमने फेंका है, अगर इतनी छोटी छोटी सोच भी हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेना तो सारा भार एक तो गवर्नमेंट पे नहीं आएगा, दूसरा एज ए सिटीजन हमें इंडिया को आगे लेके जाना है। गवर्नमेंट ठीक है, हम वोट कर रहे हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन एज ए सिटीजन हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट अकेले रिप्रेजेंट नहीं कर, मोदी जी अकेले रिप्रेजेंट नहीं करने जा रहे। कोई अगर हमारे देश में आ रहा है तो हम भी एज ए सिटीजन उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मुद्दों की, ये मुद्दे हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में है। सफाई करवा दो, डस्टबिन लगवा दो, ठीक है, और जो है महंगाई ज्यादा हो गई है, करप्शन हो रहा है। आप मुस्लिम एरिया में जाओ, उनका एक ही मुद्दा है कि हमारे धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाना है। आज पूरा खेल हिंदू और मुसलमान के दम पे चल रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, सारी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। आज वक्फ बोर्ड ले लो, वक्फ बोर्ड के बारे में अगर हम जैसे लोग पढ़ते हैं ना तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसा बोर्ड कैसे बन गया, ऐसे कानून कैसे बन गए। आज आप ये देखो, मुसलमानी एरिया में जाके जो जितने भी बूथ लगते हैं, वहां पे जितनी भी बुरके में औरतें आती हैं, उनका बुरका नहीं उठाया जाता है। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक आदमी 6 जगह जाके वोट डालता है। एक आदमी अगर मर भी गया उसकी वोट डल रही है। एक 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की बुरके में आके वोट डाल रही है। हम पे ये अधिकार नहीं है कि उसका बुरका उठा के हम देख लें। सबसे बड़ी समस्या है हमारी ये जो मुसलमानों को खुश करने की राजनीति आज हिंदुस्तान में चल रही है। आज कितने पाकिस्तान बनेंगे? धर्म के नाम पे हमारा देश बढ़ चुका है। आज हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पाकिस्तान कितने पैदा हो गए हैं। कैराना में जाके देखो, ये मुद्दे हमारे मोहल्ले में होते हैं। मुसलमानी मोहल्ले में कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमान है भाई साहब, आपको क्या लगता है? पूरे मुसलमान मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ एंटी बीजेपी है। उनकी कोई सपा पार्टी नहीं है, उनकी कोई बसपा पार्टी नहीं है, कोई कांग्रेस उनका नहीं है। 4 दिन का आया हुआ केजरीवाल आज अगर टोपी लगा के और अपना गमछा डाल के जाता है, उन्हें लगता है कि ये मोदी के खिलाफ ये लड़ सकता है। तो वहां पे दिल्ली में मुसलमानों की पार्टी केजरीवाल, यूपी में मुसलमानों की पार्टी सपा, और जो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की पार्टी ममता बनर्जी, हैदराबाद में मुसलमानों की पार्टी वो 4 मीनारा। मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी है एंटी हिंदू। हम बटे हुए हिंदू में मुसलमान, हम बटे हुए हिंदू में ब्राह्मण में, हम बटे हुए हैं। ये जाट है, ये जाटव है।